गाइस नमस्ते। आज आपकी एनसीईआरटी बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 बाजार संतुलन आज देखेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आपका मार्केट इक्विलिब्रियम जो होगा वो किस तरह से होगा, इसके बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, इसमें थोड़ी थोड़ी बातों को हम रिपीट करें। मांग जो है वो पूर्ति जो है उसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। बाजार संतुलन किसको कहते हैं, मांग और पूर्ति के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बाजार संतुलन का मतलब, हालांकि यहाँ पे जो बात आ रही है ना मांग और पूर्ति की, वो व्यक्तिगत मांग और व्यक्तिगत पूर्ति की नहीं आ रही। चूंकि बाजार संतुलन है तो बाजार मांग और बाजार पूर्ति। बाजार मांग का मतलब कोई भी एक वस्तु जो है उस एक वस्तु की पूरे मार्केट की जो मांग है, पूरे मार्केट की जो डिमांड है, उसको बाजार मांग कहा गया। और पूर्ति मतलब पूरे बाजार की एक वस्तु के लिए पूरे बाजार की जो पूर्ति है, सप्लाई है, उसको आप बाजार पूर्ति कहा गया। तो बाजार संतुलन का होगा, संतुलन की बात मांग और पूर्ति के संदर्भ में जब भी करते हैं बेटा जी, तब ये कहते हैं कि जहाँ पे मांग और पूर्ति बराबर हो जाए, जहाँ पे मांग और पूर्ति इक्वल हो जाए, जहाँ पे मांग और पूर्ति समान हो जाए, वो जो है वो आपका बाजार संतुलन कहलाता है। कहने का मतलब, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मार्केट वैकेंट हो जाए, मार्केट खाली हो जाए। खाली होने का मतलब जितनी वस्तु मार्केट में आई वो सारी की सारी बिक गई, तब हम कहेंगे कि ये बाजार संतुलन की स्थिति है। बाजार संतुलन में एक हम टेबल के जरिए अगर इसको हम देखना चाहें, आज मैं आपको पीपीटी के जरिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, आज आप सुन लें। जो भी पॉइंट्स आपको दिखें आप साथ में नोट करते जाएं अपनी नोटबुक में, तो आपके लिए आसान रहेगा। हम बात करें एक टेबल के जरिए, अगर हम बाजार मांग और पूर्ति के संतुलन को अगर हम दर्शाएं तो किस तरह से देखेंगे। एक टेबल जो है वो आप बना लीजिएगा, आप अपनी कॉपी में बनाएंगे, आसान रहेगा आप लोगों के लिए। और आप लोग बता दीजिए कि आपके हालचाल कैसे हैं। नहीं नहीं, इतना मोटा तो नहीं बनाएंगे भाई इसको, ये ठीक रहेगा। एक टेबल हम बनाने जा रहे हैं बाजार मांग और बाजार पूर्ति के लिए। यहाँ पे हम बना देंगे, मान लो कोई वस्तु ए है। कौन सी वस्तु है बेटा जी? ए वस्तु है। यहाँ पे बात कर लेंगे हम बी वस्तु की, और जैसे मान लीजिए किसी बाजार में ए वस्तु की मांग 5 है, बी वस्तु की मांग 7 है। यहाँ पे 7, 8, 9 और ये 5, 7 जो भी है। अगर हम बाजार मांग की बात करें तो आपकी जो मार्केट डिमांड होगी बेटा, वो इन दोनों का जोड़ होगी। जैसे 12 है, 15 है, 13। यहाँ पे मैं किसी नियम कायदे कानून की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सामान्य उदाहरण बताया कि बाजार मांग कैसे होती है। इसकी सहायता से, बाजार मांग की सहायता से संतुलन कैसे स्थापित होता है, एक बार उसको देख लेंगे। यहाँ पे बात आती है कि जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बाजार संतुलन को समझाइए। किसको समझाइए? बाजार संतुलन को समझाइए। तब आप बाजार संतुलन में ये बात लिखेंगे कि ऐसी स्थिति जहाँ पे बाजार मांग बाजार पूर्ति के बराबर हो जाए, उसको बाजार संतुलन कहते हैं। लिख लीजिएगा इस बात को, और उसके बाद में एक टेबल से आप इसको समझा सकते हैं। मान लीजिए एक वस्तु के लिए बाजार मांग की बात करें हम, कोई भी वस्तु मान लीजिए,
चॉकलेट है, रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, जलेबी, फाफड़ा, खाखरा, जो भी ये वस्तु आपकी यहाँ पे रसगुल्ला है ना। और इसकी जो कीमत है, इसकी प्राइस मान लीजिए, प्राइस आप ऊपर लिखना चाहें या चलो हम इसकी कीमत को ये एक बार इस वस्तु के लिख लीजिएगा, 100, 80, 60, 40 और 20। ये जो है ना, कौन सी कीमतों पे जो है ना बाजार मांग इस प्रकार से हो रही है, यहाँ पे आप प्राइस लिख लीजिएगा। और प्राइस जो है ना, अब आप देखेंगे यहाँ पे हमने वस्तुओं की संख्या जो है वो घटाई है, ये वस्तु है और इसकी संख्या घटाई है। मांग का नियम क्या कहता है, ये कब घटेंगी वस्तुओं की संख्या या उसकी मात्रा कब घटेगी, जब कीमतें बढ़ रही हों। तो कीमतें इस तरह से मान लीजिएगा, 2, 4, 6, 8 एंड 10, इस तरह से मान लीजिएगा। और पूर्ति की बात करें, यहाँ पे आप, मैं इसको डी लिख दूं तो कैसा रहेगा, यहाँ पे डी लिख देंगे तो आपको पता चल जाएगा ये डिमांड है और ये सप्लाई है। कीमत को आप इस टेबल को जब बनाए ना बेटा जी, आप थोड़ा सा इस तरह से कर लीजिएगा, इस पी वाली कीमत को पहले बना लीजिएगा, है ना, कीमत वाला पहले बना लीजिएगा। सप्लाई, सप्लाई जैसे जैसे आपकी कीमतें बढ़ रही हैं सप्लाई बढ़ेगी, तो आप बढ़ती हुई कोई भी बना लीजिएगा। जैसे इसी के अनुपात में बना लो, 20, 40, 60, 80 एंड 100, ये है। अब इनको जो है आगे मैं बताऊंगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है, यहाँ पे मांग ज़्यादा है, पूर्ति कम है, यहाँ पे मांग 60 है, सप्लाई 60 है। ये जो दो स्थितियाँ हैं ना, ये मांग ज़्यादा है, इसका मतलब इसको अधिमांग की स्थिति कहते हैं बेटा जी। क्या कहते हैं, अधिमांग, एक्सेस डिमांड। क्या कहते हैं, एक्सेस डिमांड। और ये जो है ना, ये वाली जो स्थिति है, इसको अधिपूर्ति की स्थिति कहते हैं बेटा जी। क्या कहते हैं, अधिपूर्ति की स्थिति कहते हैं, एक्सेस सप्लाई। और ये आपका बीच वाला जो है वो संतुलन का स्तर है, इक्विलिब्रियम का लेवल है, इसको कहते हैं बाजार संतुलन। क्या कहते हैं बेटा जी, बाजार संतुलन। ये बाजार संतुलन की एक आपके सामने टेबल है। तो इस टेबल के द्वारा आप समझा सकते हैं कि भाई एक बाजार मांग इस प्रकार से है, बाजार पूर्ति इस प्रकार से है, इसमें कीमतें ये दर्शाई गई हैं। और इसके आधार पर जहाँ जहाँ मांग ज़्यादा है वहाँ वहाँ अधिमांग की स्थिति कहते हैं, जहाँ पूर्ति ज़्यादा है वहाँ पे अधिपूर्ति की स्थिति कहते हैं, जहाँ मांग और पूर्ति बराबर है वहाँ पे संतुलन की स्थिति कहलाती है। यानी आपका मार्केट का जो संतुलन है वो बेटा कहाँ पे होगा, जहाँ पे मांग और पूर्ति बराबर होगी। ये टेबल से पहले आपने बात बता दी, उसके बाद में आपने टेबल बना दी, और टेबल बनाने के बाद में जो है आप इसको समझाएंगे ग्राफीय निरूपण। इसका बाजार संतुलन का जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैसे दिखाएंगे, इसको समझने के लिए देखिए ग्राफ बनाते हैं बेटा जी। क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे ग्राफ। ये ग्राफ के लिए आपका कौन सा अक्ष है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो है आपका एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा आप जो है दी गई मात्रा, मांग और पूर्ति की मात्रा होती है, जिसको क्यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा जी, क्यू से लिखते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे पी से। आप लोगों ने मांग का नियम, पूर्ति का नियम जब भी पढ़ा है, मांग वक्र वगैरह जब पढ़े हैं, तो आपको पता है कि मांग वक्र जो है हमेशा ऊपर से नीचे गिरता हुआ रहता है। क्यों गिरता हुआ रहता है, मांग के नियम की वजह से। मांग का नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे कीमतें बढ़ेंगी वैसे वैसे मांग की मात्रा गिरेगी। यानी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, एक दूसरे से उल्टे हैं। एक जाएगा तो उधर जाएगी, मैं तेरे पीछे तो नहीं आऊँगा, मैं उधर जाऊँगा, तो जा उधर, मैं उधर चला जाता हूँ। तो इस तरह की स्थिति जो है ना वो आएगी आपके सामने। यानी ये आपका जो होगा, ये आपका मांग वक्र है। कौन सा वक्र है बेटा जी, इसको कहते हैं मांग वक्र। इसको आप डी डी से लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको डी डी लिख सकते हैं, आप दूसरा कोई लिखना चाहें आपकी मर्जी है। कोई फोर्स नहीं है कि भाई डी डी दे दी नहीं, हम तो वो लिखेंगे, आप जो लिखना है वो लिख लीजिएगा बेटा जी।
पूर्ति वक्र की जब भी बात हम करेंगे, पूर्ति वक्र जो है हमेशा वृद्धिमान होता है, ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर, यानी धनात्मक ढाल वाला होता है। पूर्ति वक्र आपका धनात्मक ढाल वाला होगा। तो ये जो आपका है, इसको कहेंगे बेटा जी क्या, सुंदर सा बनाना, इसको कहेंगे हम पूर्ति वक्र, और पूर्ति वक्र को लिखेंगे एस एस। अब जो है इसकी सहायता से हम समझाएं, जो पहले वाली टेबल आप लोगों ने लिख रखी है, आपकी कॉपी में नोट कर रखी है, उसमें सारे बिंदुओं को दर्शा सकते हो आप। कि जैसे आपकी कीमत 2 रुपया थी, तो उस टाइम पे आपकी बाजार मांग कितनी थी, 100 थी, यहाँ पे मान सकते हैं, है ना। ये आपकी बाजार मांग है, यहाँ पे इस कीमत पे मैं यहां से दर्शाता हूं, एक बार ज्यादा से लेके चलेंगे। यहां वाले देखें चले हम केवल 3 बिंदुओं को लेके चलें, ज्यादा सारा कुछ लेके नहीं चलेंगे। हम यहां इसको लेके चलें, देखो मान लीजिए अगर हम उसी टेबल के अकॉर्डिंग चलें, तो ये वाली जो स्थिति है, ये वाली स्थिति मान लीजिए आपकी चॉकलेट की कीमत जो है वो बहुत कम है, और कीमत कम किसको लें, 4 या 2 में से किसी को ले लो। यहाँ पे कीमत जो है वो 6 वाली को ले लो, और ये कीमत जो है वो 8 वाली को ले लो। हम 3 चीज़ों को लेके चलेंगे, 3 चीज़ों को लेके चलेंगे, समझिएगा इसको। जब कीमत आपकी 4 रुपये है, जब कीमत आपकी 4 रुपये है, उस टाइम पे आप अपने टेबल में देखेंगे चॉकलेट की मांग जो है वो 80 है, चॉकलेट की मांग 80। अब कीमत 4 रुपये है, मांग 80 कहाँ पे होगी, यहाँ पे हो बेटा जी, यहाँ पे इस जगह पे। इस कीमत पे इस वक्र को जो काट रहा है वो पूर्ति है, और इस वक्र को जो काट रहा है वो मांग है। आप देखेंगे ये वाली जो है वो मांग है। अगर इसको मिला के देखें तो ये मांग है और ये पूर्ति है। यहाँ पे ज़्यादा कौन सी है, नीचे वाली ना बनाए तो भी चलेगा। यहाँ पे ज़्यादा कौन सी है, यहाँ पे ज़्यादा जो है वो मांग है, यहाँ पे मांग होगी और यहाँ पे पूर्ति होगी। तो इसका मतलब ये वाली जो स्थिति है, जब कीमतें कम होती हैं तब अधिमांग की स्थिति है। कौन सी स्थिति है बेटा जी, अधिमांग की स्थिति है, इसको कहते हैं अधिमांग। ठीक है। ऊपर वाली जो स्थिति है यहाँ पे, इसमें जब कीमतें 8 हैं, या आप इसको इस तरह से लिखना चाहें P1 P2 एंड P, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर संख्यात्मक रूप से नहीं लिखना चाहें तो आप ये बता सकते हैं कि P2 पर जो है मांग ज़्यादा है और पूर्ति कम है, इसलिए अधिमांग की स्थिति होगी, और P1 पर जो है मांग कम है, पूर्ति ज़्यादा है, इसलिए ये अधिपूर्ति की स्थिति है। और ये बीच में जहाँ पे ना मांग ज़्यादा ना पूर्ति ज़्यादा, दोनों बराबर हैं, कहने का मतलब वो स्थिति जहाँ पे मांग वक्र और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं, वो बाजार संतुलन कहलाता है। ये कौन सी स्थिति है बेटा जी, ये संतुलन की स्थिति है, इसको कहते हैं बाजार संतुलन की स्थिति। अगर ये बात करें कि बाजार संतुलन में ही क्यों रहता है, दूसरी कीमतों पर संतुलन क्यों नहीं बनता है, कोई कीमत 8 पे जो है या कीमत 4 पे संतुलन क्यों नहीं बनता, इस 6 पे ही क्यों बनता है, तो वहां पे एक बात आप कह सकते हैं कि मान लीजिए 6 से अधिक कोई भी कीमत संतुलन कीमत क्यों नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादा कीमतें होंगी, कीमतें ज़्यादा होंगी तो सीधी सी बात है कि आपके जो भी व्यापारी हैं, फर्म के मालिक हैं, उत्पादक हैं, उनके बीच में कंपटीशन होगा। उनके बीच में कंपटीशन जब होगा, वो जो बेचना चाहेंगे वो कहेंगे मैं बेचूंगा, उनमें जो है प्रतियोगिता होगी। उत्पादकों में क्या होगी, प्रतियोगिता होगी, और उत्पादकों में जब बेचने की प्रतियोगिता होगी ना, तो वो क्या करेंगे, वो कम कीमत पे बेचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक्सेस डिमांड, पूर्ति है उनके पास, बहुत ज़्यादा माल पड़ा है और उनको निकालना है, तो वो क्या करेंगे कि भाई बेचो, थोड़ी बहुत कम कीमतों पे बेचो, तो अपनी कीमतें कम करेंगे, और कीमतें कम करते करते कहाँ तक ले आएंगे, संतुलन कीमत पे ले आएंगे, जिसको P कहें आप, या यहाँ पे इसमें हमने 6 कहा था, उस पे जाके ले आएंगे। तो इसका मतलब अधिपूर्ति वाली स्थिति में संतुलन नहीं रहेगा बाजार। अगर इससे नीचे बात करें हम,
यहाँ पे कम कीमत पर अधिमांग की स्थिति है। अधिमांग की स्थिति क्या कहती है कि अब जो है क्रेता लोग जो है, खरीदने वाले जो है, बायर्स हैं, उनमें कंपटीशन रहेगा कि अरे कीमतें कम हैं, हम खरीदेंगे। मांग बहुत ज़्यादा है, और मांग बहुत ज़्यादा है इसका मतलब वो ज़्यादा कीमत देने को भी तैयार होंगे, और यहाँ से कीमतें आपकी बढ़ती जाएंगी, और कहाँ पे संतुलन आ जाएगा? पहले वाली जो संतुलन कीमत है उसी पे। कहने का मतलब कीमतें पी पे आ जाएंगी या 6 पे आ जाएंगी। ये आपका जो है बाजार संतुलन है। ये चीज़ें आपको समझानी क्या है, बाजार संतुलन क्या है उसकी परिभाषा समझा दीजिएगा, बाजार संतुलन की एक सारणी जो है वो बना दीजिएगा, और बाजार संतुलन का एक वक्र जो है वो बना दीजिएगा। इन चीज़ों को आप समझाएंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ पे संतुलन की स्थिति या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में क्या होता है कि सारी फर्में जो है वो कीमत स्वीकारक होती हैं। क्या होती हैं? कीमत स्वीकारक होती हैं, यानी कीमतों को बाजार ने जो कीमत डिसाइड कर दी वो कीमतें उसको स्वीकार करनी ही हैं, उससे ज़्यादा या कम कीमतें वो नहीं लेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, एडम स्मिथ के टाइम में कहा गया कि जब भी बाजार में अधिपूर्ति या अधिमांग की स्थिति जब भी आती है तो एक अदृश्य हाथ काम करता है, एक इनविजिबल पावर काम करती है। एडम स्मिथ के टाइम ये बात आई थी कि एक इनविजिबल पावर काम करती है, जो क्या करती है? अधिपूर्ति की स्थिति में कीमतों को डाउन लाती है, और अधिमांग की स्थिति में कीमतों को ऊपर ले जाती है। और कहाँ पे ला के रोक देते हैं? संतुलन की स्थिति में ला के रोक देते हैं। तो ये बात मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझाऊंगा। अतिरेक मांग, अधिमांग का दूसरा नाम एक और है बेटा जी, इसको भी याद रखना, अतिरेक मांग भी कहते हैं, एक्सेस डिमांड, और उसको अतिरेक पूर्ति कहेंगे। अतिरेक अधिपूर्ति या अतिरेक पूर्ति। अधिपूर्ति की स्थिति में मांग कम होगी इसलिए इसको न्यून मांग भी कहते हैं। अधिमांग की स्थिति में मांग ज़्यादा है इसलिए इसको न्यून पूर्ति भी कहते हैं। मांग ज़्यादा तो पूर्ति कम, और मांग कम तो पूर्ति ज़्यादा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। समझ में आई बेटा जी? अब छोटी छोटी डेफिनेशन एक दो और हैं। एक उद्योग जिसको कहते हैं वायबल इंडस्ट्री, या जिसको कहते हैं व्यवहार्य फर्म या उद्योग, व्यवहार्य फर्म या उद्योग, और इसको व्यवहार्य का हिंदी में अर्थक्षम भी कहते हैं। व्यवहार्य उद्योग सीधी सी बात है, जहां पे संतुलन बन सकता हो, ऐसा बाजार जहां पे संतुलन बनेगा उसको व्यवहार्य फर्म या व्यवहार्य उद्योग कहते हैं। कहने का मतलब इस तरह का अगर आपके पास मांग और पूर्ति का वक्र है, जिसमें मांग वक्र और पूर्ति वक्र जो है दोनों काटते हैं, जिस स्थिति में मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों किसी न किसी बिंदु पे काटते हैं, तो इस प्रकार की फर्म जो कहलाती है वो व्यवहार्य फर्म या वायबल इंडस्ट्री या व्यवहार्य उद्योग या अर्थक्षम उद्योग कहलाता है। और मान लीजिए अव्यवहार्य या अर्थक्षम या गैर अर्थक्षम उद्योग जो है उसको किसको कहते हैं? जहां पे संतुलन ना बने, संतुलन ना बने मतलब ये मान लीजिए आपका एस है, ये पूर्ति वक्र है, और ये आपका डिमांड कर्व है, कहीं पे भी नहीं काटते, इसका मतलब संतुलन बनेगा ही नहीं। और संतुलन नहीं बनेगा इसका मतलब वहाँ पे कोई भी उद्योग जो है वो सामान्य लाभ भी नहीं कमा पाएगा, और सामान्य लाभ नहीं कमा पाएगा तो वो बाजार में टिकेगा नहीं, क्विट कर जाएगा, छोड़ देगा। समझ में आई बेटा जी बात? आई थिंक क्लियर होगा, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। अब जो है बाजार संतुलन का प्रभाव जो है मांग में परिवर्तन, पूर्ति में परिवर्तन वगैरह जो है उसको हम देखेंगे। सबसे पहली बात, मांग वक्र में खिसकाव की बात करते हैं। मांग वक्र में जो खिसकाव होगा, मांग वक्र में शिफ्टिंग जो है वो किस वजह से होती है, थोड़ा सा संक्षेप में, ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। मांग वक्र में शिफ्टिंग जो है, एक तो अगर पूरक वस्तुएं जो है उनकी कीमतों में चेंज हो जाए, जिनको संबंधित वस्तुएं कहते हैं। दूसरी बात, संबंधित में दोनों चीज़ें आ गई, एक तो पूरक वस्तुओं की कीमतों में कोई भी परिवर्तन हो जाए तो आपका मांग वक्र चेंज हो जाएगा। दूसरा, स्थानापन्न वस्तुएं, ये आप पहले क्लियर कर चुके हैं।
पूरक वस्तुएं कौन सी हैं, स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी हैं। अगर पूरक वस्तुओं की बात हम करें तो कोई एक एग्जाम्पल बताएंगे आप, मैं नहीं बताऊंगा। स्थानापन्न वस्तुओं की बात करेंगे तो एक एग्जाम्पल बताएंगे, बता दीजिए। चलो, आप लोग जानते हैं इन चीज़ों को अच्छे से। पूरक कौन से हैं? स्थानापन्न, स्थानापन्न मतलब अगर एक ना मिले तो दूसरी, तू नहीं तो तू सही, वो वाली, है ना। चलो एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, चाय कॉफ़ी, ठीक है, इसका आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा। तो इनकी कीमतों की वजह से हो सकता है आय में परिवर्तन अगर हो जाए तो आपका मांग वक्र जो है वो शिफ्ट हो जाता है। आदतों में परिवर्तन हो जाए, अभिरुचियाँ हो जाए, फैशन में चेंज हो जाए, तो भी मांग वक्र आपका खिसक जाता है। और इसी प्रकार के जो कारण हैं वो पूर्ति वक्र में भी आते हैं। अब मांग में परिवर्तन को एक ग्राफ के जरिए जो है हम समझेंगे कि मांग में वृद्धि हो जाए या मांग में कमी हो जाए तो हम क्या करेंगे और किस तरह का हमारा वक्र जो है वो बनेगा। सबसे पहली बात करते हैं मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि में लिख रहा हूं, इसका मतलब हम पूर्ति में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। नो चेंज इन सप्लाई, यानी केवल चेंज किस में करेंगे? मांग में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे बेटा जी? मांग में चेंज करेंगे। और एक वक्र जो है वो आप इस तरह का बना लीजिएगा। ये आपका पूर्ति वक्र है, ठीक है। पूर्ति वक्र में कोई चेंज नहीं करेंगे हम। पहला आपका मांग वक्र ये है, ये आपका मांग वक्र है और ये आपका पूर्ति वक्र है, ठीक है। मांग वक्र और पूर्ति वक्र की अगर बात करें, हम शुरुआत की बात करें कि यहाँ पे आपका मांग वक्र और पूर्ति वक्र ये है, और संतुलन की स्थिति देखिए, हम इसको मिटा दें क्या यार। ये आपकी संतुलन की स्थिति है। संतुलन की स्थिति में कोई भी कीमत जो है वो आपकी, ये मान लीजिए आप यहाँ पे कीमत होगी, ये कीमत आपकी P है, यानी यहाँ पे संतुलन बनेगा। यहाँ पे मांग और पूर्ति, हमने कहा मांग में वृद्धि करते हैं, यानी मांग वक्र आपका जो शिफ्ट होता है। शिफ्ट होने का मतलब आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि मांग वक्र शिफ्ट होने का मतलब दाहिनी ओर शिफ्ट होगा। भाई मांग में वृद्धि होती है तो आपको जो है वो दाहिनी ओर मांग वक्र आपका चला जाएगा, और दाहिनी ओर जाएगा तो इस तरह की स्थिति जो है वो आपकी बन जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे आ गया आपका, ये नया मांग वक्र आपका जो है वो बन गया, जिसको आप जो है डी डैश कह सकते हैं। देखिए संतुलन जो है ना पहले ई बिंदु पे था, नया संतुलन जो है वो E1 पे आ गया। नया संतुलन आपका जो है वो E1 पे आ गया। किसी भी कारण से मांग में वृद्धि हुई है, किसी भी कारण का मतलब फैशन में चेंज हो गया है, अभिरुचियों में चेंज हो गया है, आय में वृद्धि हो गई है, पूरक वस्तुओं की कीमतों में जो है चेंज हो गया है, या दूसरी प्रकार की जो आपकी वस्तुएं स्थानापन्न वस्तुओं की कीमतों में चेंज हो गया है, उनकी वजह से मांग में परिवर्तन हुआ है, मांग में वृद्धि हुई है, तो आपका मांग वक्र शिफ्ट हुआ। और मांग वक्र शिफ्ट होने से संतुलन पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो चीज़ आप देखेंगे। और संतुलन पे प्रभाव इस प्रकार से पड़ेगा कि नया बिंदु E1 आ गया। इसको देखिए, E1 जब आया है ना तो आपका एक तो पहली बात यहाँ पे देखिए कीमतें बढ़ गई, P से P1 चली गई, और मांग की मात्रा में भी चेंज हो गया। पहले मांग की मात्रा कहाँ थी? यहाँ पे थी Q1 मान लीजिए, और अब कितनी होगी? हाँ, यहाँ पे Q मान लीजिए आप, भले इसको ये Q मान लीजिए, और यहाँ पे आपकी Q1 होगी। कहने का मतलब अगर आपकी मांग की मात्रा में वृद्धि हुई है तो आपकी कीमतें भी बढ़ी हैं, और यहाँ पे मांग वक्र खिसकने से ये भी चेंज आपका हुआ है। संतुलन कीमत जो है वो बढ़कर P से P1 हो गई है, और संतुलन मात्रा जो है वो Q से बढ़ के
Q1 हो गई है अगर मांग वक्र आपका दाहिनी ओर खिसकता है तो। और इसी वक्र को हम दूसरे तरीके से अगर समझें, चलो इस वक्र से नहीं, हम दूसरे वक्र से समझेंगे। मांग में कमी आई, क्या आई? मांग में कमी आई। मांग में कमी कहने का मतलब मांग वक्र का जो है, मैं इस तरह से इसको दिखाऊं कि मांग वक्र, पहले वाला आपका मांग वक्र जो है वो ये है डी टी, ये आपका पूर्ति वक्र है। हमने शुरू में कहा था कि पूर्ति में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। आपका संतुलन बिंदु जो है वो यहाँ पे होगा, ये आपका संतुलन है। संतुलन कीमत जो है वो, जिसको आप P लिख सकते हैं, और संतुलन मात्रा जो है वो Q है। अब हमने कहा कि मांग में कमी आ गई। मांग में कमी आ गई इसका मतलब मांग वक्र को हमने लेफ्ट की ओर जो है स्लाइड कर दिया। लेफ्ट की ओर जब शिफ्ट हुआ है तो इस प्रकार से आपका मांग वक्र हो गया। और संतुलन कहाँ होता है? जब मांग और पूर्ति वक्र एक दूसरे को काटते हैं। यहाँ पे हुआ है, इसका मतलब संतुलन मात्रा Q से घटकर Q1 हो गई और संतुलन कीमत जो है वो P से घटकर P1 हो गई। संतुलन कीमत P से घट के P1 हो गई और संतुलन मात्रा जो है Q से घटकर Q1 हो गई। कहने का मतलब मांग में कमी होने से दोनों चीजें घटती हैं। मांग में कमी, केवल मांग में कमी हुई है, पूर्ति में कोई चेंज। यानी ये स्थिति है कि डिमांड कम और सप्लाई नो चेंज, तो क्या होगा? P भी घटेगा और Q भी घटेगा। और इससे पहले वाली स्थिति थी डिमांड ज़्यादा और सप्लाई में नो चेंज, तो क्या होगा? P भी बढ़ेगा और Q भी बढ़ेगा। यानी मांग के कम होने से दोनों घटते हैं, मांग के ज़्यादा होने से दोनों बढ़ते हैं। प्रभावी चीज कौन सी? मांग। ठीक है, ये तो बात आ गई आपकी मांग में वृद्धि से और मांग में कमी से। अब बात आती है पूर्ति में वृद्धि से और पूर्ति में कमी से क्या प्रभाव पड़ता है। देखिएगा, ये भी वक्र की सहायता से समझेंगे। हम सबसे पहली बात करें पूर्ति में वृद्धि। पूर्ति में वृद्धि का मतलब ये है कि अब जो है हम मांग वक्र में नो चेंज रखेंगे। क्या रखेंगे बेटा जी? मांग वक्र में नो चेंज रखेंगे, मांग वक्र को नहीं बदलेंगे। ये आपका मांग वक्र है, स्थायी रख दिया आपने, dt है। अब पहला जो पूर्ति वक्र है, ये पूर्ति वक्र आपका S1 है। इसका मतलब यहाँ पे आपकी जो संतुलन कीमत है ना, वो संतुलन कीमत कितनी? P मान लीजिए, और संतुलन कीमत पर संतुलन मात्रा जो है वो कितनी है? आप इसको Q मान लीजिएगा। ठीक है, अब जो है हमने कहा था कि मांग में कोई चेंज नहीं करना, पूर्ति की मात्रा में वृद्धि कर देंगे। पूर्ति की मात्रा में वृद्धि करने का मतलब पूर्ति वक्र आपका दाहिनी ओर शिफ्ट होगा बेटा जी। किधर शिफ्ट होगा? दाहिनी ओर शिफ्ट होगा। और दाहिनी ओर शिफ्ट होगा तो ये आपका, मैंने इसको S1 लिख दिया था क्या? आप चाहें तो S1 लिख लो, मैं इसको SS लिखता हूँ और नए वाले को जो है वो S1 लिख देता हूँ। आपकी मर्जी है बेटा जी, आप इसको S1 S2 लिखें या जो भी लिखना चाहें, आपकी मर्जी है। संतुलन बिंदु यहाँ पे होगा। पहले संतुलन कहाँ था? E पे था। नया संतुलन कहाँ आ गया? E1 पे आ गया। E1 पे आ गया, इसका मतलब देखिएगा, कीमत P से घट के किधर आ गई? P1 पे। और संतुलन की मात्रा जो है वो Q से बढ़कर Q1 आ गई। पूर्ति जब बढ़ती है, पूर्ति जब बढ़ती है तो देखिएगा क्या हुआ? कीमत हुई कम और संतुलन की मात्रा हुई ज्यादा। याद रखिएगा, मांग जब घटी थी तो मांग घटने पे दोनों चीजें घटी थी, मांग के बढ़ने पे दोनों चीजें बढ़ी थी। लेकिन यहाँ पे पूर्ति में वृद्धि हुई है तो मात्रा तो बढ़ गई लेकिन कीमतें कम हो गई। इसी प्रकार अगर पूर्ति में कमी है, इन ग्राफ को आप पोज कर करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बाद में बना लीजिएगा, इन सारी चीज़ों को नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आपके आ जाएगा। अब बात करते हैं पूर्ति में कमी की। पूर्ति में कमी, पूर्ति में कमी की बात करें तो इस तरह से इसको वक्र को हम समझाएं कि पूर्ति में कमी का मतलब ये है कि मांग में तो हम चेंज कर ही नहीं रहे, ये आपका डी कर्व है।
ये पूर्ति है आपकी स्टार्टिंग में, मान लीजिए ऐसे ये आपका संतुलन बिंदु यहाँ पे बना हुआ है। संतुलन बिंदु पर आपकी संतुलन मात्रा जो है वो Q है और कीमत जो है वो P है। अब हमने कहा कि पूर्ति में कमी करते हैं। पूर्ति में कमी करने का मतलब आपका एसएस वक्र जो है वो लेफ्ट की ओर स्लाइड होता है, लेफ्ट की ओर खिसक जाता है। और लेफ्ट की ओर खिसकेगा, मान लीजिए हम इसको यहाँ खिसका दो, यहाँ पे खिसका दो, जहाँ आपको ठीक लगे, साफ सुथरी जगह दिखती कि यहाँ पे खिसकाएंगे हम तो इतना दूर सा इसको। तो ये पहले आपका संतुलन बिंदु E था, अब संतुलन बिंदु कहाँ पे बन गया? E1 पे बन गया। और संतुलन बिंदु E1 पे बना है ना बेटा जी, तो देखिएगा पूर्ति में कमी करते ही संतुलन मात्रा घट के Q1 हो गई और कीमत बढ़कर P1 हो गई। याद रखिए पूर्ति में कमी होने से कीमत बढ़ती है और पूर्ति में कमी होने से संतुलन मात्रा घटती है। इस तरह के प्रश्न सीयूईटी में पूछे जाते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की बात करें तो उसमें अगर पूर्ति में कमी होती है या पूर्ति वक्र आपका बाईं ओर खिसकता है तो कीमत में क्या फर्क पड़ता है और संतुलन की मात्रा पर क्या फर्क पड़ता है, मांग की मात्रा में कमी और वृद्धि होने से इन पर क्या फर्क पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। कल जो है वो हम दोनों में चेंज होने पे, यानी एक साथ दोनों स्लाइड हो जाएं, एक साथ दोनों दाहिनी ओर जाएं, एक साथ दोनों बाईं ओर जाएं, या एक उधर जाए दूसरा उधर जाए, या एक उधर जाए दूसरा उधर जाए, तो आपकी इन मात्राओं पे और संतुलन पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसको हम देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों, नमस्ते।